मेडिश्योर इंश्योरेंस में गुरुवार के दिन वही पुराने फोन बज रहे हैं, वही कीबोर्ड की गुड़गड़ाहट है और वेंडिंग मशीन के खराब होने से पहले कौन अपनी कॉफी सबसे पहले खत्म करेगा, इस बारे में बहस। मैं 30वें मंजिल में अपने डेस्क पर बैठी ईमेल स्क्रॉल कर रही थी और दिन के खाने के इंतजार में घंटे गिन रही थी। यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। फिर वो अंदर चला गया। पहली नजर में वो कोई परेशान करने वाला शख्स नहीं लग रहा था, बस एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आंखें थकी हुई थी। उसने ऐसा सूट पहना था जो उसे फिट नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उसके हाथ में पकड़े बैग ने खींचा। वो एक बड़ा काला डफल बैग था जो उसने कंधे पर लटकाया था। कागजों के हिसाब से बहुत भारी था। वो सीधे फ्रंट डेस्क पर गया जहां क्लेयर बैठी हुई थी, हमारी रिसेप्शनिस्ट, जिसने मुस्कान के साथ ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने जोर से फोल्डर डेस्क पर फेंका। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा क्लेम को देखे, उसने गुस्से भरी आवाज में कहा। जैसे ही क्लेरा ने फोल्डर खोला तो उसके माथे पर शिकन आ गया। माफ कीजिएगा सर, ये कुछ ऐसा है जो क्लेम डिपार्टमेंट हैंडल करता है, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट। उसका बात करने का तरीका इतनी जल्दी बदला कि मैं हैरान हो गया। अपॉइंटमेंट? मैं कई महीनों से इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बीवी मर रही है और तुम लोग इतना भी नहीं। उसने बीच में ही अपनी बात काटकर जोर से मुक्का टेबल पर मारा, जिससे उस पर पड़ी सभी पेपर्स उछल पड़े। वहां पर खड़े सभी लोग शांत हो गए। क्लेरा, भगवान उसे हिम्मत दे, उसने अपनी पूरी कोशिश करते हुए शांत किया। मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन तुम कुछ नहीं समझती, वो चिल्लाया। और तब जाकर वो मुझे दिखाई दिया। उसका हाथ बैग की तरफ गया और उसने धीरे धीरे उसकी जिप खोली। मेरी छाती जम गई। मेरे पेट से आवाज आने लगी, ये बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। उसने बैग से एक बंदूक निकाली। सभी लोग पीछे हट जाओ, वो इतनी जोर से चिल्लाए कि मेरे कान बजने लगे। क्लेरा के मुंह से भी बहुत जोर की चीख निकली और वो ऊंची हील्स में ही अपनी जान बचाकर भागी। लोग डेस्क के नीचे दबक कर छुप गए और कुछ ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं दंग होकर वहीं बैठा रहा। मेरे हाथों ने डेस्क को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरे हाथ सफेद पड़ गए। मैंने किसी को कहते हुए सुना कि वो आदमी कार्टर क्लेरा के डेस्क पर चढ़ गया। उसके हाथ में शॉटगन किसी पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूल रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया, उसके गले की नसें दिखाई देने लगी थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, मुझे टाल सकते हो? अब और नहीं। उसने सीलिंग पर एक गोली चलाई। धूल और प्लास्टर के टुकड़े बरसने लगे, जिस वजह से सब कुछ एक किरकिरे प्लास्टर में ढक गया। पूरा ऑफिस सदमे में आ गया। कोई नहीं हिला, किसी ने सांस तक नहीं ली। तुम्हारा बॉस कहाँ है? कार्टर ने पूछा। बाहर निकालो उसे अभी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसकी नजरें इधर उधर घूमी और पीछे बैठी छोटी उम्र की एक इंटर्न पर जा टिकी। उसकी उम्र मुश्किल से 22 साल की होगी। वो अभी कॉलेज से निकली थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कुर्सी से खींच लिया। यहाँ बैठो तुम, उसने गुर्राते हुए उसे कमरे के बीच में ढकेल दिया। वो इतनी जोर से सिसक रही थी कि उसे मुश्किल से सांस आ पा रही थी। कोई हिला तो इसे गोली मार दूंगा मैं। मेरे कानों के अंदर खून बह रहा था, जिस वजह से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं अपना फोन हाथ में लेकर किसी को मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन वो डेस्क पर रखा था, सबके सामने। अगर वो मुझे आगे बढ़ते हुए देख लेता तो अगला नंबर मेरा होता। मिनट का घंटों की तरह खींचा गया। कार्टर अब घूम रहा था, चारों ओर बंदूक लहरा रहा था और चिल्ला रहा था कि कैसे सिस्टम टूट गया है और बीमा कंपनी तय करती है कि कौन जीता है और कौन मरता है। उसकी आवाज टूटने लगी जब उसने कहा कि मेरी बीवी ने मुझसे उसके लिए लड़ने की भीख मांगी और यही वो तरीका है जिससे तुम लोग सुनते हो। फिर हमें सायरन की आवाज सुनाई दी। पहली आवाज हल्की हल्की आ रही थी, लेकिन बाद में जब बाहर से लाल और नीले रंग की लाइट्स चलने लगी तो मुझे एहसास हुआ पुलिस आ चुकी है। इंटरकॉम पर एक शांत आवाज सुनाई देने लगी। मिस्टर कार्टर, मैं NYPD से डिटेक्टिव एलिस हूँ। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बैठकर बात करते हैं। कार्टर अपना सर हिलाते हुए हंसने लगा। बात? अब तुम बात करना चाहते हो? तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी? जब मेरी बीवी को मदद चाहिए थी तब तुम लोग कहाँ थे? उसने एक बार फिर उस बेचारी इंटर्न को अपने पैरों पर गिरा दिया और उसके सर पर बंदूक तान दी। उसके घुटने मुड़ गए और उसने ऐसी सिसकियां लेनी शुरू कर दी कि मेरा दिल चूर हो गया। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता अब क्या होगा? कार्टर ने गुस्सा दिखाया। तुम मुझे पागल कहोगे, देशद्रोही कहोगे, लेकिन यहाँ पर बुरा इंसान मैं नहीं, तुम हो। तुम अमीर लोग जिनके पास ताकत है, उन्हें तय करने का मौका मिलता है कौन जिएगा कौन मरेगा, समझे? उसके कंधे झुक गए। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो हार मान लेगा। बंदूक पर उसकी पकड़ ढीली हो गई और उसका सर नीचे गिर गया। तभी मैंने उसे देखा, उसकी छाती पर लाल लेजर बंदूक। गोली की आवाज इतनी तेज जितनी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। कार्टर लड़खड़ाते हुए वापस लौटा। उसकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई क्योंकि उसकी शर्ट पर खून फैल गया था। भारी धमाके के साथ बंदूक फर्श पर गिर गई। वो 1 सेकंड के बाद जमीन पर गिर गया और ऐसे मुड़कर लेट गया जैसे बिना रस्सी की कठपुतली। घुटने के बल बैठी इंटर्न जोर से चिल्लाई। पुलिस दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसी और उसे सुरक्षित किया।
स्वॉट टीम तेजी से अंदर घुस गई। उनके हाथ में बंदूकें थी और वो सभी लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे जो मुझे सुनाई नहीं दिए। मैं अपने डेस्क पर ही बैठा रहा, हिलने के लिए बहुत डरा हुआ, इतना डरा हुआ कि सांस लेने में भी खौफ हो रहा था। जब कार्टर का शरीर स्ट्रेचर पर बाहर ले जा रहा था तब मुझे डर लग रहा था। उसका चेहरा फीका और बेजान था। मैं खुद को खड़ा नहीं कर पाया। कुछ रातों को मैं ठंडे पसीने से भीगे उठता हूँ। गोली की उन आवाजों से आज भी मेरे कान बजते हैं और कार्टर की आवाज बार बार सुनाई देती है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो? इस कहानी का नायक एक काल्पनिक व्यक्ति है जो आईवी लीग के एक ग्रेजुएट लुइगी मैंशियन पर आधारित है। उस पर 4 दिसंबर 2024 को मिडटाउन मैनहट्टन में यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रायन थॉमसन की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था। ऐसा माना जा रहा है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के खिलाफ गुस्से में आकर उसने ये कदम उठाया। मैंशियोनो को 5 दिन बाद एल्टोना, पेंसिल्वेनिया में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक 3D प्रिंट गन, साइलेंसर और यूएस हेल्थ केयर की आलोचना करने वाला एक मैनिफेस्टो मिला। उस पर कई स्टेट और फेडरल चार्जेस लगे जिसमें हत्या और आतंकवाद भी शामिल है, लेकिन उसने खुद को गुनहगार मानने से इनकार जताया है। इस मामले ने अपराधियों को आदर्श मानने और कानूनी कार्रवाई में जनता की राय पर बहस छेड़ दी है। मैं कभी उन लोगों में से नहीं था जिसे पार्टी करना पसंद हो। एक इंट्रोवर्ट और एंटी सोशल होने के नाते मुझे अक्सर साल के इन दिनों में परेशानी देखनी पड़ती थी। पार्टीज खत्म हो रही थी और सड़क पर भीड़ भी। हमारा घर भी कुछ अलग नहीं था। मैडी और काइली पहले ही बाहर चले गए थे और रात के करीब 1:30 बजे लौटे। उनके हंसने की आवाज घर में गूंज रही थी। साना और ईथन भी थोड़ी देर बाद आ गए। उनकी बातें ऊपर वाले कमरे में चल रहे टीवी से मिल रही थी। मैं नीचे था, अपने छोटे से कमरे में दुबक कर बैठा, अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और अपने ऊपर चल रही दुनिया को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। 2 बजे तक सब कुछ शांत हो गया। ये कोई अलग बात नहीं थी, हम सभी का अलग अलग रूटीन था। मुझे लगा कि अब मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन फिर एक आवाज से शांति भंग हो गई। किसी के जोर से कूदने की आवाज, और फिर एक बार और आवाज हुई। मैं डर गया, मुझे टेंशन होने लगी। उस आवाज को सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई लड़खड़ा रहा है या कुछ गिर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरा गला सूख गया, शायद कुछ ना हो, मैंने खुद से कहा। फिर भी जब मैं देखने के लिए उठा तो मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने खुद से कहा कि शायद मुझे सिर्फ प्यास लगी थी। जैसे ही मैंने अपना दरवाजा खोला, हवा अजीब सी महसूस हुई, भारी और ठंडी, जैसे घर अपनी सांस से रोक रहा हो। मैं किचन के अंदर गया। मैंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी, इसलिए फर्श पर कोई आवाज नहीं हुई। फिर मैंने उसे देखा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो ईथन है। कदकाठी में वो उसी की तरह था, चौड़े कंधे, ऊंचा लंबा। लेकिन फिर मेरी नजर नकाब पर पड़ी, काले रंग का चिकना नकाब जिससे आंखों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी सांसें अटक गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक लंबा चाकू था। खिड़की से आने वाली हल्की रोशनी उसके ब्लेड पर पड़ी, जिससे वो किसी शिकारी के दांत की तरह चमकने लगा। मैं किचन के काउंटर के पीछे छुप गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था कि वो मुझे सुन लेगा। जैसे ही वो मैडी के कमरे में घुसा, मैंने किनारे से झांक कर देखा। दरवाजा उसके पीछे से क्लिक करके बंद हो गया। मैं इंतजार करता रहा। मेरे मसल्स डर के मारे अकड़ गए। इतना सन्नाटा था कि बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। फिर सबसे धीमी आवाज हुई, एक दबी हुई हांफने की आवाज, और फिर कुछ नहीं। जैसे ही वो दोबारा मुझे दिखाई दिया, मेरे पेट में हलचल मच गई। चाकू से फर्श पर लाल धारियां टपकने लगी। वो बिना हिचकिचाए केली के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर ने जैसे हिलने से इनकार कर दिया। मैं बस सब होते हुए देख रहा था। वो फिर से दिखाई दिया। उसकी हरकतें शांत और सोची समझी थी, जैसे उसने ये सब पहले ही कई बार किया हो। चाकू अब खून से सना हुआ था। बूंदे ब्रेड क्रम की तरह उसके पीछे चल रही थी। जैसे ही वो साना और ईथन के कमरे की तरफ मुड़ा, मेरी छाती को ऐसा लगा जैसे वो अंदर धंस जाएगी। मैं छुपने की जगह ढूंढने के लिए सीढ़ियों की तरफ रेंगता हुआ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने एक ऊंचे फूलदान के पीछे छुप गया। अपने आप को दीवार से सटा लिया और प्रे करने लगा कि वो मुझ पर ध्यान नहीं दे। दरवाजे की दरार से मैंने उसे उनके कमरे में घुसते हुए देखा। साना की आवाज ने शांति तोड़ दी। तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। ईथन के अंदर हड़कंप बच गया। उसकी उदास आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कूद पड़ा। उसने चाकू ईथन की छाती में घुसाया और चीरने की आवाज हुई। सना चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही खून दीवार पर बिखरा, उसकी आतंक की आवाज घुटती हुई हांफने में बदल गई। मैंने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिया। जब मैं चुप रहने की कोशिश कर रही थी तो मेरे चेहरे से आंसू बह रहे थे। मैंने प्रे किया कि उसे मेरे होने का एहसास ना हो, और इसी बीच मेरे शरीर कांपने लगा। फिर वो रुक गया।
एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने अपना सर हल्का सा घुमाया, उसकी ठंडी काली आंखें हॉलवे में देखने लगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो फट जाएगा। उसने फूलदान की ओर कदम बढ़ाया। मैंने अपनी सांसें रोक ली, मेरी छाती जल रही थी, मेरी नजरें धुंधली हो रही थी। लेकिन फिर जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि मैं उसके वक्त के लायक नहीं हूँ, वो मुड़ा और चला गया। उसके कदमों की आवाज रात में फीकी पड़ गई। मैं तब तक फूलदान के पीछे सिमटा रहा जब तक कि सूरज की रोशनी की पहली किरण खिड़कियों से नहीं आ गई। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, मेरा गला पक गया था और मेरा दिमाग चकनाचूर हो गया था। जब मैं आखिरकार लिविंग रूम में पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी बुरे सपने में कदम रख रहा हूं। घर में पुलिस घूम रही थी, हवा में तांबे और ब्लीच की बदबू थी। क्राइम सीन का टेप पूरे हॉल में फैला हुआ था। एक ऑफिसर ने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं। मैंने हकलाते हुए कुछ कहा जिसे मुश्किल से कोई सुन सकता था। उन्होंने किसी खोए हुए बच्चे की तरह मेरे साथ बर्ताव करते हुए मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। मैं किनारे पर बैठ गया और मेरे आसपास चल रही हलचल को देखता रहा। मैंने थोड़ी बातचीत सुनी। कोई उंगलियों के निशान नहीं किसी के जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश। एक ही झटके में 4 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी और कोई नहीं जानता था क्यों। हफ्ते बीत गए और पूरे कैंपस में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे डर के बोझ तले दम घुट रहा हो। मीडिया गिद्ध की तरह घूम रही थी, अपनी अपनी कहानियां बना रही थी और उंगलियां उठा रही थी। फिर दिसंबर में उन्होंने ब्रायन कोहनबर्गर को गिरफ्तार किया, एक क्रिमिनोलॉजी PhD का स्टूडेंट। इस बात ने मुझे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। उस रात उसकी गाड़ी हमारे घर के पास देखी गई थी। उसका DNA उस चाकू के मयान से मेल खाता था जिससे वार किया गया था। लेकिन इन सभी सबूतों ने उस आतंक को नहीं मिटाया जो मुझे सता रहा था। आज भी जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे उसकी काली आंखें घूरती हुई महसूस होती हैं। इडाहो हत्या का मामला इडाहो यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट्स केली गोनकाल्व्स, मैडिसन मॉर्गन, साना कर्नोटल और ईथन चैपन की दुखद मौत के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें 13 नवंबर 2022 को मॉस्को इडाहो में उनके ऑफ कैंपस घर में बेरहमी से चाकू मार दिया गया था। चौंकाने वाले अपराध ने छोटे कॉलेज शहर को खतरे में डाल दिया था। हफ्तों की जांच के बाद पुलिस ने क्रिमिनोलॉजी PhD स्टूडेंट ब्रायन कोहबर्गर को दिसंबर 2022 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार कर लिया। DNA एविडेंस, CCTV फुटेज और सेलफोन डेटा ने कोहबर्गर को अपराध से जोड़ा। ये मामला अभी 2025 तक सामने आ रहा है और इसने अपनी परेशान करने वाली प्रकृति और चल रही कानूनी कार्रवाई के लिए सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है। उन्नीस से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। मैं अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क जा रही थी और उस रात सनसेट स्ट्रिप मेरा छोटा सा फेयरवेल था। शहर को आखिरी बार अपने अंदर समाने का मौका। नियॉन लाइट्स टिमटिमा रही थी, दूर तक संगीत गूंज रहा था और शहर चकाचौंध से भरा हुआ था। और फिर मैंने उसे देखा। वो क्लब के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ था। उसकी काली आंखें भीड़ को देख रही थी। वो किसी आम आदमी जैसा लग रहा था, शायद हैंडसम भी, लेकिन जिस तरह वो देर तक सभी को घूरता रहा उससे मेरे पेट में हलचल हुई। उसका नाम रॉडनी अल्काला था और लोगों की नजरों में उसकी इमेज किसी चालबाज जैसी थी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए बाद में पास आकर कहा, तुम लोगों को मेरे साथ चलना चाहिए, इस पार्टी को जारी रखते हैं। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त ने इस बात को हंसी में टाल दिया। ये बस रॉडनी ही तो है, मेरे एक दोस्त ने कहा, इससे कोई खतरा नहीं है। और इस तरह मैं थोड़ी देर बाद उसकी बैक सीट तक पहुंची। मैं अकड़ कर बैठ गई। हर एक मील के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सड़कों पर अंधेरा और शांति बढ़ने लगी और फिर हम एक टूटे फूटे घर के पास आ पहुंचे। अंदर की हवा भारी थी और सीलन की हल्की बदबू भी थी। रॉडनी ने जॉइंट दिया और मेरे दोस्तों ने बिना हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं रिलैक्स नहीं कर पाई। रॉडनी की आंखें बार बार मेरी तरफ घूम रही थी। उसकी मुस्कुराहट एक ठंडी भूख में बदल रही थी। मुझे चले जाना चाहिए था। मुझे अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए थी। मेरे पास आओ, रॉडनी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। क्या? मैंने पूछा। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। अरे आओ तो सही, उसने कहा। उसकी टोन काफी सख्त थी और उसकी पकड़ मजबूत। उसने मुझे खींचकर हॉल से नीचे ढकेल दिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। जाने दो मुझे, मैं चिल्लाई और खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। चुप रहो, वो भड़क गया। उसने हमारे पीछे दरवाजा बंद किया। उसने अपनी बेल्ट उतारी और उसे अपने हाथ पर लपेटने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम बस यूं ही यहाँ से चली जाओगी? उसने जहर भरी आवाज से कहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। प्लीज, मैं। इससे पहले कि मैं बात खत्म कर पाती उसने मेरे चेहरे पर मुक्का मार दिया।
मेरी आंखों के बीच में जोर का दर्द छिड़ गया और मेरा सर पीछे बनी दीवार से टकराया। मैं जमीन पर लेट गई और आधी बेहोशी की हालत में आ गई। रॉडनी मेरे ऊपर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें गर्म और खट्टी थी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, उसने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज लगभग मनोरंजक थी। उसने अभी जेब से एक चाकू निकाला जो मंद रोशनी में जगमगा रहा था। जब उसने मेरे टॉप की नॉट काटी तो मेरी सांसें रुक गई। कपड़ा फट गया और मेरे स्किन पर लाल रंग की एक रेखा बन गई। मुझे लगा कि उसने मेरा गला काट दिया है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, क्या इसने सच में मुझे काट दिया है? क्या मैं मर जाऊंगी? तुम यही मरोगी, उसने आराम से कहा, जैसे वो मौसम का हाल बता रहा हो। कोई भी कभी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे हाथापाई कर रही थी, लेकिन उसने मेरे मुंह में बेल्ट घुसा दी और मेरा दम घुटने लगा। मुझे घुटन महसूस होने लगी और मैं छटपटाने लगी, लेकिन उसने मेरी कलाई को नेकटाई से बांध दिया। उसकी हरकतें तेज और सोची समझी थी। मत हिलो, वो गुर्राया। उसने मेरे पेट में मुक्का मारा। मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई और मैं हांफते हुए बेहोश हो गई। रॉडनी कंट्रोल से बाहर था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये तुम्हारी गलती है, उसने मुझ पर थूका और मेरे बचे हुए कपड़े भी फाड़ दिए। तुम्हें गाड़ी में नहीं घुसना चाहिए था। मैं चिल्लाना चाहती थी, दया की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरी नजरें धुंधली हो गई। मुझे भारी महसूस होने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे अब मैं गई। कुछ वक्त के बाद मैं चाहती थी कि अब सब कुछ खत्म हो जाए। मैं जीना नहीं चाहती थी, मर जाना चाहती थी। और फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। रॉडनी, किसी ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो। वो मेरे दोस्त की आवाज थी। रॉडनी डर के मारे जम गया। उसका सर शोर की तरफ झुका। उसने कसकर चाकू को अपने हाथ में पकड़ लिया और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो वैसे भी मुझे खत्म करने वाला है। दरवाजे की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। माइक, खिड़की तोड़ो। कांच चूर चूर हो गया और माइक कमरे में आ गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। वो एक पल के लिए सहम गया। रॉडनी की तरफ घूरने लगा, जो मेरे ऊपर खड़ा हुआ था, और उसकी शर्ट से खून टपक रहा था। रॉडनी पीछे हट गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। ले जाओ इसे, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत ही शांत थी। माइक को घबराहट नहीं हुई। उसने मुझे पकड़ा और टूटी हुई खिड़की से बाहर खींच लिया। मेरे पैर कमजोर थे, मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैं उससे लिपटा रहा और रात में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। बाहर हवा ठंडी और तीखी लग रही थी, जैसे मैं आखिरकार फिर से सांस ले पा रही थी। एक गाड़ी पास में आकर रुकी और अंदर बैठे एक कपल ने हमें वहां से भागने में मदद की। रॉडनी ने पीछा नहीं किया। माइक मुझे अपने अपार्टमेंट में ले गया, जहां उसकी पड़ोसी नर्स ने मुझे ठीक किया। मैं सदमे में बैठी रही। मेरा दिमाग टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह उस रात को दोबारा दोहरा रहा था। सालों तक मैं इस गिल्ट के साथ जीती रही। बाद में मुझे एक दोस्त ने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भेजी, जिसमें लिखा था कि रॉडनी ने टैली शापिरो नाम की एक लड़की की हत्या करने की कोशिश की। तब मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो कितना भयानक और खतरनाक था, और अगर मेरे दोस्त वक्त पर नहीं आते तो इसका क्या अंजाम हो सकता था। उस दिन मैं बच जरूर गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था। रॉडनी अल्काला ने मुझसे कुछ ऐसा छीन लिया था जिसे मैं दोबारा कभी पूरा नहीं कर सकती थी। रॉडनी अल्काला, जिन्हें डेटिंग गेम किलर के नाम से जाना जाता था, एक कन्विक्टेड सीरियल किलर और बलात्कारी था, जो 1970 के दशक में युवा महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। उसके अनेक शिकारियों में मॉर्गन रोवन का नाम भी शामिल था, लेकिन उसके रिकॉर्ड में उसका कभी कोई जिक्र नहीं किया गया। अल्काला, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था, अपने चार्म से लड़कियों का दिल जीतता था और अपने विक्टिम को मॉडलिंग का सपना पूरा करने का वादा करते हुए उनका फायदा उठाता था। उसे रॉबिन सैम्सो और कई हत्याओं के रूप के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और डीएनए सैंपल की मदद से बहुत से अनसॉल्व्ड केसेस भी उससे जुड़ गए। अल्काला के भयानक अपराधों ने मैनिपुलेशन से होने वाले अपराध के खतरों को उजागर किया। आखिर में उसे उम्र कैद और मौत की सजा सुनाई गई।